नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट है, ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये है उत्तरांचल। तीसरा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यह है झारखंड। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आय। और भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है गुजरात का गिर क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 का है, छठवां, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा ख नंबर का ऑप्शन, न्यायालय द्वारा। ठीक है। इसके बाद खाली स्थान आते हैं हमारे। देखो खाली स्थान, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, इसमें खाली स्थान में भरेंगे हम, नहीं हुई है। फिर दूसरा है, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इसमें भरेंगे तृतीयक। ठीक है। शोर नापने की इकाई डेसिबल है, शोर नापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है। इसके पश्चात आगे के खाली स्थान, श्रीलंका में खाली स्थान भाषा बहुसंख्यक है। तो देखो इसमें सिंहली भाषा बहुसंख्यक है, वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं सिंहली और तमिल। ठीक है। तो सिंहली भाषा बहुसंख्यक है, इसमें थोड़ी सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना। ठीक है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में पराजित हुआ था? यह है वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। तीसरे में, भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में, ये केरल में। ठीक है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। तो देखो 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये था लुई 16वां, लुई 16वां। ठीक है। चौरा चौरी कांड हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। फिर चौथा क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में बांटा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसमें क्षेत्र तीनों में लगा लेना, जगह कम थी तो मैंने क्षेत्र नहीं लिखा। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है। तो ये मैंने सीधी सीधी सही जोड़ियाँ मिला दी हैं, आप लोगों को सीधे सीधे याद कर लेना है। ठीक है। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला पुरुष की बराबरी वाला व्यक्ति नारीवादी। दूसरा है, धर्म समुदाय का ये प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। तीसरे का हो जाएगा जातिवादी। चौथे का हो जाएगा सांप्रदायिक। पाँचवें का हो जाएगा असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। ठीक है। और छठवां हो जाएगा, फसलों का कम मूल्य क्या होता है? सहकारी विपणन समिति। और कर्जभार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन आंसर में देखो क्या हुआ है, थोड़ी बहुत नंबरिंग चेंज हुई है, आगे का क्वेश्चन पीछे चला गया, पीछे का आगे, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे पेपर में। ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है, कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? तो ये पूरा उत्तर लिखा हुआ है। यूटोपिया लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसके मायने में यह एक ऐसा टापू है जहाँ पर सब कुछ आदर्श रूप में व्यवस्थित है। सन 1516 में थॉमस मारे नाम के एक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था यूटोपिया। इसमें एक काल्पनिक टापू में रहने वाले आदर्श समाज के बारे में कल्पना की गई है। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है अपना, उदारवाद का अर्थ समझाइए। तो ये उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझाया जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहिष्कार आमतौर पर नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय कारणों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति संगठन या देश के उपयोग से
स्वैच्छिक और जानबूझकर रोकथाम का कार्य है। बहिष्कार का उद्देश्य किसी आपत्तिजनक व्यवहार को कुछ आर्थिक नुकसान कर या नैतिक आक्रोश कर मजबूरन बदलने की कोशिश है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 9वां क्वेश्चन, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित सरकारें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भू संरक्षण के उपाय लिखना। तो भू संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। समुच्च रेखीय जुताई और सस्यावर्तन अथवा फसलों की हेरफेर बुवाई पद्धति, ठीक है। पशुओं की अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर नियंत्रण और वृक्षारोपण करना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है अपना। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है अपना। देखो प्रश्न क्रमांक 13, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है, ठीक है। और इसके कारण लिखना है। तो जल दुर्लभता हेडिंग डालेंगे। जल दुर्लभता एक का अर्थ है जल की कमी। दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो वह दुर्लभ हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। फिर जल की कमी के निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं देख लेते हैं, ठीक है। किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या जल की कमी का प्रमुख कारण होता है। प्रदेश में यदि कम वर्षा होती है तथा सूखा है तो जल की कमी होती है। अति शोषण या अत्यधिक उपयोग जल की कमी का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपन को एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत से गांव वाले वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। वहां एकत्रित हुए लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है, ठीक है। फिर जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने निर्दयी गोरी सरकार के दमन के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना। भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें है उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के लिए इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है अपना। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे, ठीक है। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया तेजी से औद्योगिकीकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण किया है। स्थिरता प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, समझाइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन प्रदेशों में पनपा। इसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया ये सब देश आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद जो है तनाव निम्न कारणों से पनपा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला इसी का जो तीनों पॉइंट हैं क्यों पनपा, इसको इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का मुख्य कारण रूमानी राष्ट्रवादी का उदय था। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने
आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा मजबूत बनना चाहता था, किंतु इसमें वह बहुत कामयाबी उसे नहीं मिली, इसलिए उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अलग अलग देशों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय समूहों ने स्वतंत्र होने की घोषणा की, जिससे बाल्कन क्षेत्रों में गहरा टकराव होने लगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है अपना, नमक यात्रा पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध एक असरदार प्रतीक था। तो ये पूरा नमक आंदोलन है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक लगा। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। खत में उन्होंने नमक यात्रा पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक लगा। और इसका पहला पॉइंट बनाया अपन ने कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थीं, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन में शामिल करना चाहते थे, ताकि सभी अभियान में शामिल हो सकें। इसमें महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था के बारे में थी, क्योंकि नमक का प्रयोग गरीब और अमीर सभी करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसलिए नमक पर कर तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की सबसे दमनकालू पहलू बताया। फलस्वरूप गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई। ठीक है, इसके आगे इन सभी आधार पर नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था, क्योंकि यह भारतीय जनता के राष्ट्रव्यापी समर्थन को इकट्ठा कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक तत्व और द्वितीय के विषय में विकास में मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी देख लो। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव निम्नलिखित हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को उसने समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया गया। ठीक है, इसके बाद शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रकों को समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक है और विस्फोट हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। लोकतंत्र में विभिन्न होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजन के हिसाब से राजनीतिक कोड करने लगें तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, जन आंदोलन सहकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो लोग सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए जन आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन सरकारी नीतियों पर कई तरह से असर डालते हैं। ठीक है,
अब इसके 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से। पहला, जन आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन करते हैं, इसलिए सूचना अभियान, बैठक का आयोजन आदि कार्य किए जाते हैं। ठीक है। जन आंदोलन हड़ताल या सरकारी काम काजों में बाधा उत्पन्न करते हैं ताकि सरकार उनकी बात मान ले। आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिकस्त करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 प्रावधान लिखना है। इसमें कितने प्रावधान लिखना है? 3 प्रावधान लिखना है। तो देखो क्या होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक श्रम कानून है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। इसके 3 प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसका लक्ष्य साल में 100 दिनों का रोजगार हर वयस्क व्यक्ति को देना है। रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है इसी का, तीसरा पॉइंट, इसका अन्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना तथा पलायन को कम करना है। ठीक है। इसके बाद अपना 5वां क्वेश्चन पीछे छूट गया था, जगह नहीं थी तो पीछे लिख लिया इसको, सत्य असत्य की पहचान करना है। ठीक है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो ये असत्य है। जीडीपी के मुद्दों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच थी, ये सत्य है। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, ये गलत है। ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी, ये सत्य है। कांग्रेस की स्थापना 1985 में महात्मा गांधी ने की थी, ये असत्य है। कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना बेगार कहलाता है, इसको सत्य कर दिया है। ये क्लियर नहीं है, आप लोग देख लेना अगर कहीं मिल जाए तो, वैसे सत्य ही होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब पेपर समाप्त हो गए हैं तो आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और मैथ का सिलेबस, जो पाठ हुई, जो अध्याय आप लोगों को पढ़ना हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस सब अध्याय की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। धन्यवाद।